आइए बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का भूगोल क्लास नंबर 20। और क्लास नंबर 20 का जो टॉपिक है वो है भारतीय मिट्टियाँ, यानी कि भारतीय मृदाएं। आज हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अपने भारत में ये जो मिट्टियाँ पाई जाती हैं इनके प्रकार क्या हैं, इनका जो निर्माण होता है वो कैसे होता है, इन मिट्टियों में उपस्थित तत्व कौन से हैं, इन मिट्टियों की प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, और ये जो मिट्टियां हैं हमारी ये कौन कौन से राज्य में जो हैं फैली हुई हैं, और इन सभी मिट्टियों का जो निर्माण होता है वो किस प्रकार से होता है। तो आइए अपने इस टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। और अगर कहीं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं, जिससे सभी प्रकार का सिलेबस आप तक समय अनुसार पहुंचता रहे। आइए चलते हैं, हम लोग अपनी क्लास पर चलते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि भारतीय मिट्टियों के बारे में सबसे पहले आज हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी कि सबसे पहला प्रश्न यहाँ से शुरू होता है कि अपने भारत में ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बना हुआ है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर बना हुआ है? नई दिल्ली में बना हुआ है। तो क्वेश्चन की हम लोग यहीं से शुरुआत करते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसे क्या कहते हैं? अनुसंधान परिषद कहते हैं, ध्यान रखेंगे। और भारतीय कृषि अनुसंधान जो परिषद होता है ये कहाँ पर स्थापित है? तो ध्यान रखेंगे ये नई दिल्ली में स्थापित है। बिल्कुल, वेरी मोस्ट क्वेश्चन हो गया। इसे कई बार बोला जाता है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो इसका जवाब आप क्या करते हैं? नई दिल्ली करते हैं। यानी कि ये जो अपना भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है इसके अंतर्गत अगर हम नाम देखते हैं तो ये अपने भारत का वो संस्थान है जो अपने भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल की सभी प्रकार की जो मिट्टियां हैं उन मिट्टियों का वर्गीकरण किसने किया है? तो क्वेश्चन दूसरा यहीं से आप शुरू करेंगे। भारतीय मिट्टियों का, बिल्कुल क्वेश्चन आपका होता है भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण किसने किया? बिल्कुल इसका शॉर्ट फॉर्म याद कर लीजिएगा, नोट कर लें, ICAR। यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? ICAR बोलेंगे। तो इसका एक बार पूरा नाम आप लोग नोट कर लीजिएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आप इसे याद कर लीजिए। ये कहाँ पर बना हुआ है? ये नई दिल्ली में बना हुआ है। तो अपने भारत की जितनी मिट्टियाँ आती हैं जिसको हम लोग मिट्टी बोलते हैं, मृदा बोलते हैं, इनका वर्गीकरण किसने किया है? बिल्कुल इसी अनुसंधान संस्थान के द्वारा किया गया है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसके द्वारा बताया गया है कि अपने भारत में कुल मिट्टियाँ, यानी कि ये जो आता है भारत में कुल मिट्टियाँ, कुल या मृदा लिख सकते हैं, ठीक है, कुल मृदाएं, ठीक है, कितनी? 8, तथा उपमृदाएं कितनी हैं? 27। बिल्कुल ये दोनों क्वेश्चन याद कर लें। यानी कि अपने भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो 8 प्रकार की कुल मिट्टियां पाई जाती हैं वर्गीकरण के अनुसार, और उसके बाद 27 प्रकार की उप मिट्टियां पाई जाती हैं। मिट्टियां किसे कहा जाता है? तो मिट्टियां वो होती हैं जो किसी एक मूल तत्व, एक निर्माण के आधार पर उनका निर्माण होता है, मूल आधार होता है, तथा वे मिट्टियां जो कई मिट्टियों से आपस में मिलकर बनती हैं उन्हें उप मिट्टियां कहा जाता है। यानी जो स्वयं एक प्रकार की मिट्टी से बनी होती है उसे मूल मिट्टी कहा जाता है, परंतु ऐसी मिट्टियां जो कई प्रकार की मिट्टियों से मिलकर बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उप मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा अपने भारत में जो वर्गीकरण किया गया है वो 8 मिट्टी तथा जो है 27 उप मिट्टियों के आधार पर किया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि अपने भारत में कृषि से संबंधित, जैसे क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, तो अपने भारत में कृषि संबंधी अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ आप देखेंगे वापस आकर के कि कृषि के उत्पादन स्तर को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने, यहाँ पर क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे कि भारत सरकार ने क्या किया था? अपने भारत में भारत सरकार
ने 2015 में, यानी कि क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन होता है, भारत सरकार ने 2015 में क्या करना, उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या योजना प्रारंभ की थी, जिसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कहा जाता है। तो एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। अपने भारत में भारत सरकार द्वारा 2015 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोदी जो वर्तमान में हैं, उन्हीं के द्वारा जो है 2015 की दूसरी पंचवर्षीय जो इनकी योजना, पहली पंचवर्षीय योजना रही है, क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर प्रधानमंत्री के पद पर जो है उन्होंने शपथ ली थी, और 2015 में यानी अगले ही दूसरे वर्ष में उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया था, जिसे क्या कहते हैं, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन होगा, नोट कर लीजिए। भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बिल्कुल याद कर लें, इस योजना का उद्देश्य होता है कृषि उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, कृषि उत्पादन बढ़ाना, ये ध्यान रखेंगे, उत्पादन में वृद्धि, यानी कि इसका मूल काम क्या होता है, इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का मूल जो है अगर देखा जाता है तो क्या है, ये अपने भारत में कृषि के उत्पादन को बढ़ा देता है। आइए चलते हैं हम लोग अपनी एक एक मिट्टी के बारे में यहाँ पर जल्दी से देखते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से मिट्टियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि अभी आपने देखा है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि इन मिट्टियों के जो प्रकार हैं, जो 8 प्रकार हैं, वो कौन से हैं। बिल्कुल चार्ट में आपके पास बने हुए हैं, जल्दी से इनको हम लोग देखते हैं। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जो होती है वास्तव में ये अपने भारत की सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में फैली हुई मिट्टी है। इसका क्षेत्रफल 40% से अधिक, यानी अगर दक्षिण भारत की मिट्टियों को भी मिला लिया जाता है, जो जलोढ़ दक्षिण भारत में आती है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट, तो इनका परसेंट 40% से बढ़ करके 46% तक पहुंच जाता है। यानी कि इन मिट्टियों का परसेंटेज 40% से लगभग अधिक होता है, जो कि कौन सी मिट्टी है, अकेले सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी होती है, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब प्रश्न आता है दूसरी मिट्टी कौन सी है, काली मिट्टी कहते हैं। तो काली मिट्टी का एक दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और रेगुर मिट्टी के साथ साथ इसे चेरनोजम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, चेरनोजेम, नोजेम मिट्टी भी कहते हैं, इसे चेरनोजेम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसे काली मिट्टी कहते हैं और इसे एक दूसरा और नाम दिया जाता है स्वतः जुताई वाली मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी। अगला क्वेश्चन फिर से देखेंगे, इसी का एक क्वेश्चन और वेरी मोस्ट होता है कि इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं, चेरनोजम कहते हैं, रेगुर कहते हैं और काली मिट्टी भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 नाम इनके हो गए हैं। 5वां नाम इसे कहते हैं सर्वाधिक जल धारण करने वाली मिट्टी कौन सी है, सर्वाधिक जल अवशोषण की जो क्षमता रखती है वो कौन सी मिट्टी है, तो सर्वाधिक समय तक जल को धारण करने वाली मिट्टी काली मिट्टी ही होती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं अपनी लाल मिट्टी। लाल मिट्टी को लाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है, परंतु यह जो मिट्टी होती है, ये मिट्टी जब इसमें पानी पड़ता है, पानी में डूबती है, तो ये मिट्टी हल्के पीले रंग का जो अपना रंग बदल देती है, इसलिए इसे लाल मिट्टी या फिर पीली मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। अगला देख रहे हैं कि अगली मिट्टी जो हमारे भारत में फैली हुई है, लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी को हम लोग दूसरी किस नाम से जानते हैं, तो दूसरे नाम से जानते हैं ब्रिक सॉइल। ब्रिक सॉइल का मतलब होता है ईंट निर्माण वाली मिट्टी, यानी कि अपने भारत में ईंट निर्माण वाली मिट्टी किसे कहते हैं, तो लैटेराइट मिट्टी को हम ईंट निर्माण वाली मिट्टी कहते हैं। क्योंकि लैटेराइट मिट्टी की सबसे मुख्य विशेषता क्या होती है कि यह मिट्टी सूखने पर पत्थर जैसी कड़ी हो जाती है तथा यह गीला करने पर बिल्कुल लिपलिपी हो जाती है, बिल्कुल महीन कणों से निर्मित मिट्टी होती है। इसलिए ईंट निर्माण करने में सबसे बेहतरीन और मजबूत ईंट का निर्माण लैटेराइट मिट्टी से किया जाता है, इसलिए इसे ब्रिक सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं शुष्क मिट्टी। शुष्क मिट्टी को दूसरे किस नाम से जानते हैं, मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं। शुष्क मिट्टी को हम दूसरे नाम मरुस्थलीय मिट्टी भी कहते हैं और ये अनुर्वर मिट्टी भी कही जाती है। अनुर्वर का मतलब होता है ऐसी मिट्टी जिनमें कोई फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता है, ऐसी मिट्टी को हम मरुस्थलीय या अनुर्वर मिट्टी के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी यानी 6ठे नंबर पर हम लवणीय मिट्टी कहते हैं और लवणीय मिट्टी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे हम लोग क्षारीय मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। रीजन ये होता है कि ये मिट्टी में जो होते हैं लवणों की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है और इसी कारण से इसे हम लवणीय या क्षारीय मिट्टी के नाम
से जानते हैं। अब देखते हैं अगली मिट्टी कौन सी है। बनी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। बनी मिट्टी का दूसरा नाम होता है पर्वतीय मिट्टी। इसे पर्वतीय मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि ये मिट्टी का निर्माण जो होता है वो पर्वतों पर होता है और उनकी ढालों पर होता है, इसलिए इसे बनी या पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। जैविक मिट्टी की बात करते हैं तो जैविक मिट्टी जिनमें ह्यूमन्स की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रहती है और इसे दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे पीट मिट्टी कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं, वापस आते हैं और देखते हैं कि किस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, यानी कि इन मिट्टियों का निर्माण कैसे हुआ है। पहले ये चीज़ हम लोग जानते हैं। अब आप लोगों ने नाम इनके नोट कर लिए होंगे। चेरनोजम मिट्टी, स्वतः जुताई वाली मिट्टी, रैगुर मिट्टी, काली मिट्टी और इसका एक नाम हमने और बोला था। इसे किस नाम से जानते हैं? इसे जाना जाता है सर्वाधिक जल धारण करने वाली मिट्टी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अपनी ये मिट्टियों का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं अपने कौन सी जलोढ़ मिट्टी के बारे में। तो जलोढ़ मिट्टी में देखेंगे सबसे पहले इसका जो निर्माण होता है वो कौन सी प्रक्रिया से होता है। इसे बोलते हैं नदी निक्षेप। क्या याद करेंगे? बिल्कुल याद रखना है, क्या? नदी निक्षेप प्रक्रिया से होता है। नदी निक्षेप प्रक्रिया ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि जो भी हिमालय की नदियां हैं वो अपने साथ जो मिट्टी बहा कर लाती हैं और वो मैदानों में जमा कर देती हैं। ठीक है, ऐसे मैदानों का निर्माण सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद जो एक बड़े मैदान का निर्माण हो जाता है वो नदी के निक्षेप से होता है। इसलिए ऐसी जो है मिट्टी को हम क्या कहते हैं, यानी कि नदी निक्षेपी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। एक आपको बात बता दें कि ये जो हमारी जलोढ़ मिट्टी होती है, ये जो नदी निक्षेप से बनी होती है, ये उम्र के आधार पर, आयु के आधार पर, जैसे कितनी एज के आधार पर ये कितने भागों में बांटी गई है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, एक मिट्टी यहाँ पर हो जाती है जिससे हम सीधे सीधे कहते हैं बांगर कहते हैं। ठीक है, या खादर, सबसे पहले याद रखेंगे खादर के नाम से जानी जाती है और दूसरी कही जाती है बांगर के नाम से जानी जाती है। अभी इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। खादर को नवीन कहते हैं, नवीन जलोढ़ कहते हैं। ठीक है, इसको नवीन जलोढ़ कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, पुरानी जलोढ़ कहते हैं। ठीक है, ये नई कांप होती है और ये पुरानी कांप कही जाती है। इसे कछारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कछारी मिट्टी भी कहते हैं, ध्यान रखना है। कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है और इसे क्या कहते हैं, ऊसरी मिट्टी या फिर बांगरी मिट्टी कही जाती है। ध्यान रखेंगे, इसे क्या कहते हैं, बांगरी मिट्टी भी कहा जाता है, उसर बांगरी। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है नदी निक्षेप की प्रक्रिया के आधार पर इसमें जो एज का आधार लिया जाता है, तो यहाँ पर पुरानी वाली कौन सी होती है, तो पुरानी जलोढ़ को हम बांगर कहते हैं, नवीन जलोढ़ को हम खादर कहते हैं। ठीक है, इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं कि इस मिट्टी का निर्माण तो किस प्रक्रिया से होता है, नोट कर लीजिएगा। नदी निक्षेप के द्वारा होता है या फिर शुद्ध भाषा में याद कर लें, नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को मैदानों में जमा करने से निर्मित किया जाता है जलोढ़ मिट्टी का। अब हम लोग चलते हैं अपनी काली मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को देखते हैं। काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया से होता है। कौन सी प्रक्रिया से, याद रखेंगे, ज्वालामुखी प्रक्रिया से होता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। इसका जो निर्माण होता है वो ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा होता है। यानी कि प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि जब भी कभी मैदानों में या फिर कहीं एरिया में जब ज्वालामुखी फूटता है तो उस दौरान उससे भारी मात्रा में काले रंग की राख एवं लावा जब बाहर आते हैं तो एक विशाल वायुमंडल में फैल जाते हैं, परंतु धीरे धीरे वो राख जब जमीन पर गिरती है, जमा होती है, तो वो कई इंच मोटी परत बना देती है और ऐसी मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, यानी काली मिट्टी कहते हैं या फिर रेगुर मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी के निर्माण की कोई दूसरी प्रक्रिया नहीं है, यह केवल ज्वालामुखी प्रक्रिया से ही निर्मित हो जाती है। आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं लाल या फिर जो पीली मिट्टी होती है, लाल या पीली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो यहाँ पर जैसे कहते हैं जलवायु परिवर्तन के द्वारा। यहाँ ध्यान रखेंगे, जिसे कहते हैं जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया, ध्यान रखेंगे, जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया के द्वारा होता है। यानी कि यहाँ पर जब भी कभी जलवायु में अचानक परिवर्तन होते हैं तो उस दौरान यहाँ पर हमारी चट्टानों में, जो हमारी चट्टानें होती हैं, उन चट्टानों में उपस्थित जो लाल रंग का प्रभावी होता है जिसे टिटैनिफेरस कहते हैं, ठीक है, वो भारी मात्रा में उन चट्टानों में उपस्थित होता है। तो उनमें रवे दे करके, यानी वो चट्टानें चटक करके, टूट करके एक लाल मिट्टी का जो है रंग का निर्माण करती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि लाल मिट्टी का जो रंग
रंग लाल होता है वो किसके कारण होता है? तो यहाँ पर एक ह्यूमस पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे, इसे हम टिटैनीफेरस कहते हैं। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो टिटैनीफेरस ऑक्साइड होता है जिसके कारण इस मिट्टी का रंग लाल हो जाता है। तो इसमें मौसम में जब अचानक परिवर्तन होते हैं तो भारी मात्रा में निर्मित होती है। आइए चलते हैं हम लोग लैटेराइट मिट्टी के बारे में देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, लाल मिट्टी के स्फुटन से या क्षरण से या निक्षेप से आप ये कह सकते हैं, यानी कि यहाँ ध्यान रखेंगे लाल मृदा के क्षरण, यहाँ दोनों बातें याद रखें, क्षरण या निक्षेप जिसे कहा जाता है, ठीक है, निक्षेप प्रक्रिया से, ये बिल्कुल याद कर लें, लाल मृदा का जो निक्षेप है या क्षरण है उस प्रक्रिया से होता है। और ये परिस्थिति कब होती है? जब अचानक शुष्कता एवं आर्द्रता घटती बढ़ती है, ताप घटता और बढ़ता है, तो उस दौरान चट्टानें रवे दे करके टूट जाती हैं। और भारी वर्षा के दौरान क्या होता है? भारी वर्षा के दौरान उन चट्टानों से महीन रवे बह करके निचली ढालों में, मैदानों में जमा हो जाते हैं। तो वह मिट्टी जो होती है वो लाल मिट्टी के ही टूट फूट या क्षरण से निर्मित की जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? लैटेराइट मिट्टी कहते हैं। और ये मिट्टी ईंट निर्माण के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, इसलिए इसे ब्रिक सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं शुष्क या मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा ही है शुष्क मिट्टी, यानी कि ये वायुमंडल में शुष्कता की जब अधिकता हो जाती है, यानी जब हमारे वायुमंडल में नमी की मात्रा बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में बरसात भी लंबे अरसे में या होती है तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो यहाँ दो बातें ध्यान रखेंगे, इसे कहते हैं यानी कि पूर्ण शुष्कता, पूर्ण शुष्कता कहा जाता है इसे, शुष्कता प्रक्रिया जो होती है, इस प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि वायुमंडल में लगातार नमी जो होती है वो खत्म होती रहती है, और जो बरसात होती है, बरसात जो होती है वो कितनी होती है? यहाँ पर 0 से लेकर के 25 सेंटीमीटर तक ही बरसात हो पाती है। ऐसी परिस्थिति में जो मिट्टी का निर्माण होता है वो कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? वो मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण होता है। तो दोनों बातें ध्यान रखेंगे, पूर्ण शुष्कता तथा यहाँ पर आपको 0 से 6 सेंटीमीटर की वर्षा की मात्रा जब कहीं पर उपस्थित होती है कई वर्षों तक, हजारों वर्षों तक, तो वहां पर धीरे धीरे कौन सी मिट्टी जन्म ले लेती है? और यह मिट्टी जो होती है, ध्यान रखेंगे, शुष्कता के कारण ही ये बड़े बड़े रेत के कणों में तब्दील हो जाती है, रेगिस्तानों में तब्दील हो जाती है, ध्यान रखेंगे। आइए चलते हैं हम लोग बात करते हैं अपनी लवणी मिट्टी के बारे में, बात करते हैं कि लवणी मिट्टी का जो जन्म होता है वो कैसे होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो लवणी मिट्टी जो कहते हैं, तो इसमें वास्तव में अर्ध शुष्कता होती है। इसमें क्या भी आपने लिखा? पूर्ण शुष्कता। इसमें क्या होती है? इसमें अर्ध शुष्कता होती है, और इसमें जो है बरसात कहीं न कहीं से ज़्यादा होती है, मगर यहाँ का वायुमंडल शुष्क भी होता है, हल्का नम भी रहता है, इसलिए अर्ध शुष्कता प्रक्रिया यहाँ पर कही जाती है। यानी कि ये कौन सी प्रक्रिया होती है मिट्टी के निर्माण की? अर्ध शुष्कता वायुमंडल में जब बनी रहती है तो ऐसी स्थिति में लवणी मिट्टी जन्म लेती है। रीज़न क्या होता है कि यहाँ से जो मिट्टी में होता है जल की मात्रा होती है, वो अर्ध शुष्कता के कारण जल का तो अवशोषण होता रहता है, परंतु यहाँ पर कुछ मात्रा सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और जो होता है आपका फास्फोरस, इन तत्वों की थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। यही कारण से उनमें लवण बहुत अधिक हो जाते हैं, इसलिए यह मिट्टी लवणी या क्षारीय मिट्टी के नाम से जानी जाती है। इस मिट्टी को ऊसरीय मिट्टी भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, जैसा कि आप लोग अपनी क्लासें कर रहे हैं, बिना क्वेश्चनों को लिखे हुए, बिना क्वेश्चनों की थ्योरी को लिखे हुए आप सीधे नोट्स को तैयार कर रहे हैं, तो बिल्कुल जैसा कि मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, बिल्कुल आप इन्हीं क्वेश्चनों को अपने नोट्स में डालते रहेंगे कि ये मिट्टी कैसी होती है। इस मिट्टी को ऊसरी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऊसर भी कहा जाता है। इस लवणी मिट्टी को, क्षारीय मिट्टी को ऊसर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो पीएच होता है वो सदैव 7 से अधिक होता है। इस मिट्टी का जो पीएच होता है 7 से ज्यादा होता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं अपने बनीय या जो है पर्वतीय मिट्टी की बात कर रहे हैं। ये मिट्टी का जो निर्माण होता है वो कौन सी प्रक्रिया से होता है? तो आइए चलते हैं। ये मिट्टी जो होती है पर्वतों पर निर्मित की जाती है, वो भी नदियों द्वारा, नदियों के द्वारा, ये नदी द्वारा, या नोट कर लीजिएगा, नदियों द्वारा पर्वतों की निम्न ढाल, ये भी नोट कर लेंगे, निम्न ढाल
या फिर जिसे कहते हैं क्या कहा जाता है, द्रोणी, जिसे नदियों की द्रोणी कहते हैं। निम्न ढाल व द्रोणी जो होती हैं उन्हीं द्रोणी घाटियों में ये पर्वतीय या बनी मिट्टी निर्मित होती है। और पर्वतीय बनी मिट्टी की सबसे मुख्य विशेषता होती है कि इस पर फसलीय खेती नहीं की जाती है, इस पर बागानी खेती की जाती है। यानी कि आप लोग जानते हैं कि जैसे कहवा, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, इस तरीके के बागान प्रकार के आम जैसे कुछ पेड़ हैं या चाय की खेती की जाती है, क्योंकि ये पर्वतीय या बनी मिट्टी के नाम से जानी जाती है। अब हम बात कर रहे हैं अपनी जैविक या पीट मिट्टी की बात करते हैं। जैविक और पीट मिट्टी, वास्तव में इस मिट्टी का निर्माण भी नदियों के द्वारा ही किया जाता है। किसके द्वारा? नदियों द्वारा। नदियों द्वारा समुद्री मुहाने पर डेल्टाओं की मृदा। अब यहां पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहां बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि जब नदियां पर्वतों से या मैदानी इलाकों से सड़े गले अवशेष, मिट्टी, कंकड़, पत्थर के छोटे छोटे महीन कणों को बहाते हुए अपने साथ ले चलती है, तो उनको कहीं रास्ते में गिराते हुए, उठाते हुए सीधे सागर के मुहाने पर यानी समुद्र के मुहाने पर छोड़ती है। तो जो वहां पर छोड़ती है तो वहां पर सबसे महीन मिट्टी बहकर जाती है, क्योंकि वहां भारी मिट्टी के कण बहकर नहीं पहुंचते हैं। तो ऐसी मिट्टी में ह्यूमस की थोड़ी मात्रा ज़्यादा होती है, और यह मिट्टी जो होती है किसके द्वारा निर्मित की जाती है? नदियों के द्वारा। डेल्टाई भागों में इसका निर्माण होता है, जिसे पीट मिट्टी या जैविक मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये जो मिट्टी पाई जाती हैं, इन मिट्टी की जो मुख्य फसलें हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर आपने देखा है कि ये कौन कौन सी मिट्टी की फसलें हैं। तो जैसे यहाँ जलोढ़ मिट्टी की फसलों की बात की गई है, तो बिल्कुल जल्दी से हम लोग देखेंगे कि इस मिट्टी की फसलों में से क्या आता है। सबसे पहले देखेंगे धान, गन्ना, ठीक है, धान, गन्ना, उसके बाद गेहूँ, इसे हम बोलेंगे गेहूँ, और आलू। इन फसलों को मुख्य माना जाता है। धान, गन्ना, गेहूं, आलू, ये हमारी जलोढ़ मिट्टी की कुछ मुख्य फसलें होती हैं। क्योंकि यहाँ पर देखा जाएगा तो जलोढ़ मिट्टी की जो खरीफ की फसलें होती हैं वो धान, गन्ना होता है, और जो रबी की फसलें होती हैं, इसी जलोढ़ की जो रबी की फसलें हो जाती हैं वो कौन सी होती हैं? गेहूं और आलू के रूप में। जबकि जलोढ़ में इसमें धान, गन्ना के साथ साथ देखेंगे यहाँ पर जूट की खेती, क्योंकि ज़्यादातर जलोढ़ी के एरिया में जूट, पटसन, मेस्टा की खेती की जाती है। अब हम लोग देखते हैं काली मिट्टी की मुख्य फसलों में से कौन सी फसल आती है। अब सबसे पहले देखेंगे कि जो काली मिट्टी है, रेगुर मिट्टी है, ये ज्वालामुखी प्रक्रिया की मिट्टी होती है। इसमें जो पाई जाती है कौन सी फसल सबसे ज़्यादा बोई जाती है, तो ध्यान रखेंगे इसे हम कपासीय मिट्टी भी कहते हैं। यानी यहाँ पर आप याद कर सकते हैं कपासी मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है, यानी कि इसे कॉटन सॉइल कहते हैं। याद कर लीजिएगा, अपने भारत में कॉटन सॉइल किस मिट्टी को कहा जाता है, तो बिल्कुल याद कर लें, यहाँ पर काली मिट्टी को कॉटन सॉइल कहते हैं। तो यहाँ पर कपास होता है, और दूसरे नंबर पे गन्ना, यहाँ पर वेरी जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। या फिर कपास के साथ पहले मूंगफली आप याद कर लीजिएगा, मूंगफली, और तब कहीं इसमें गन्ना होता है। अब यहाँ पर अभी हम आपको बताते हैं कि आपने गन्ना यहाँ भी लिखा है, गन्ना यहाँ भी लिखा है। रीजन क्या है कि इनमें गन्ने दोनों में उपस्थित हैं, तो इसके पीछे रीजन है कि इसमें जो तत्व पाए जाते हैं लगभग इसमें भी वही तत्वों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। और इसके पीछे रीजन क्या होता है? इसके पीछे रीजन होता है कि इसमें भी चूने की भरपूर मात्रा, जलोढ़ मिट्टी में भी चूने की भरपूर मात्रा पाई जाती है, और काली मिट्टी में भी चूने की भरपूर मात्रा पाई जाती है। जैसे यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जलोढ़ मिट्टी में जो फास्फोरस हैं, ह्यूमस हैं एवं पोटास हैं, ये भारी मात्रा में होते हैं। तो काली मिट्टी में भी पोटास है, ह्यूमस है और चूना है, आयरन है, ये भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। बिल्कुल एक बार मैं फिर से बोल देता हूं कि जैसे आयरन हो गया, पोटास हो गई, आयरन पोटास हो गया और चूना हो गया, ये सबसे भारी मात्रा में इसमें पाए जाते हैं। और सल्फर की मात्रा भी इसमें भरपूर उपस्थित होती है, फास्फोरस की मात्रा भी इन दोनों में भरपूर उपस्थित होती है। परंतु एक बात का जरूर ख्याल रखेंगे, इस बात का बिल्कुल आपके बोर्ड पर नहीं लिख रहे हैं, आप याद रखेंगे, नोट कर लीजिएगा कि इन दोनों काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी में
किस तत्व की कमी पाई जाती है, तो इसमें नाइट्रोजन जो होता है ये कम पाया जाता है, यानी इन दोनों मिट्टियों में नाइट्रोजन की बिल्कुल कमी पाई जाती है। यही कारण है कि गंगा यमुना का मैदान नाइट्रोजन से बिल्कुल अपरिपूर्ण है, यानी यहाँ पर नाइट्रोजन नहीं है। यही कारण है कि गंगा यमुना के मैदान में जो भी फसलें बोई जाती हैं उनमें नाइट्रोजन की आवश्यकता ज़्यादा लगती है एवं अन्य तत्वों की आवश्यकता कम लगती है। तो देखते हैं हम लोग अगले में देखते हैं लाल या पीली मिट्टी जिसे कहते हैं। लाल या पीली मिट्टी जो आपकी होती है, इस मिट्टी में मुख्यतः देखेंगे और इस मिट्टी में देखेंगे तो ये कॉमन सी कुछ फसलें आ जाती हैं जो कि आपको देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर क्योंकि दोनों मिट्टी में क्या होता है, टिटैनी फेरस ऑक्साइड, यानी जैसे इनमें आपने देख लिया तो यहाँ पर हम नोट कर देते हैं बिल्कुल, जिसमें आप बिल्कुल धोखा ना खाएं। इनमें उपस्थित क्या होता है, तो पहले यहाँ पर भी हम लोग फसल लिख लेते हैं, उसके बाद हम तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं। तो इनकी फसल में क्या आता है, ये लाल और लेटेराइट में इसमें आपका आता है जैसे काजू की फसल यहाँ पर की जाती है, ठीक है। काजू हो जाता है, कहवा हो जाता है, कहवा काजू, और उसके साथ क्या हो जाता है, तंबाकू, ये जो फसल होती हैं ये लाल और लेटेराइट मृदाओं में। और जैसे प्याज आपका हो जाता है, ठीक है, प्याज आपका हो जाता है, ये पाया जाता है, इसमें भरपूर मात्रा में उपस्थित होता है, यानी कि इसमें उत्पादन होता है, अधिक से अधिक उत्पादन होता है। काजू, कहवा, चाय का भी उत्पादन कौन सी, लेटेराइट मिट्टी में ही भरपूर मात्रा में होता है। तो ये दोनों मिट्टी एक प्रकार की अगर देखा जाता है तो ऐसी मिट्टियां हैं जिनमें कि दोनों कॉमन प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। उनमें एक बार जान लीजिएगा, चाय हो गया, कहवा हो गया, काजू हो गया, तंबाकू हो गया, प्याज हो गया, इनका भरपूर उत्पादन किया जाता है अपने यहाँ पर। अब यहाँ पर देखेंगे ये कौन सी मिट्टी है, तो इसमें ये अनुर्वर मिट्टी कही जाती है। अनुर्वर मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है। इसमें कोई भी मुख्यतः फसल नहीं होती है, क्योंकि इसे रेगिस्तानी मिट्टी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेगिस्तानी मिट्टी के नाम से इसे जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। ये अनुर्वर होती है। अर्धलवणीय मिट्टी जो होती है इसे हम लोग कहते हैं। तो यहाँ का क्षारकत्व कम करने के लिए जिप्सम डाला जाता है, यानी कि क्वेश्चन बिल्कुल याद कर लीजिएगा, क्षारकत्व को कम करने के लिए, इसके लवण की मात्रा को कम करने के लिए इसमें क्या डालते हैं, इसमें जिप्सम की भरपूर कमी होती है। इसलिए ऐसी मिट्टी में जिप्सम डाल करके धान की खेती की जा सकती है, क्योंकि वास्तव में ये अर्ध शुष्क होती है, ये पूर्ण होती है, अर्ध शुष्क होती है। तो इसमें धान जैसी कुछ फसलें हो जाती हैं, परंतु बहुत ज़्यादा इसमें फसलें नहीं बोई जा सकती, क्योंकि ये क्षारीय एवं लवणीय होती है और इसमें बहुत अधिक फसलें उत्पादित नहीं होती हैं। केवल बरसात के सीजन की ही कुछ फसलें होती हैं, जैसे धान की फसल हो जाती है, परंतु किसके प्रयोग से, जिप्सम का जब इसमें प्रयोग किया जाता है तो इसका जो क्षारकत्व होता है वो कम हो जाता है। आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं पर्वतीय मिट्टी जो होती है उसमें कौन सी फसलें बोई जाती हैं। तो पर्वतीय मिट्टी में आप गौर करेंगे यहाँ कौन सी फसलें बोई जाती हैं, तो गौर करना है आप लोगों को कि यहाँ पर जो फसलें बोई जाती हैं, अभी हमने बोला बागानी फसलें बोई जाती हैं, यहाँ पर याद कर लें बागानी फसलें बोई जाती हैं। तो यहाँ पर जो आपकी वार्षिक फसली खेती की जाती है, तिमाही खेती की जाती है, वो खेती इसमें नहीं की जाती है। इसमें ऐसी खेती की जाती है जो एक बार लगाने पर, पौधा पेड़ लगाने पर कई वर्षों तक, कई 50 वर्ष, 100 वर्ष या फिर 30 वर्ष, 40 वर्ष, 10 वर्ष की फसलें यहाँ पर की जाती हैं। जैसे चाय का पौधा एक बार स्थापित करने पर 50 सालों तक लगातार उत्पादन देता है, आम का पौधा रोपित करने पर 30 से 35 साल तक उत्पादन देता है, और उसी तरीके से आप काजू, कहवा जैसे बागान भी यहाँ पर लगाए जाते हैं, क्योंकि ये पर्वतों पर की जाने वाली खेती होती है। जैसे इलायची की खेती की जाती है, कार्डेमम की पहाड़ियों पर इलायची की खेती हो जाती है, लौंग की खेती हो जाती है, जंगली पहाड़ी जो है निम्न ढलानों पर ये खेती की जाती है। अब हम लोग देखते हैं जैविक या पीट मिट्टी। जैविक और पीट मिट्टी बिल्कुल अगर बात करें, ये ह्यूमन से बिल्कुल भरी होती है, ह्यूमन्स से बिल्कुल भरी होती है। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी ज़्यादा से ज़्यादा होती है, परंतु वही बात आती है कि इसमें भी नाइट्रोजन की कहीं ना कहीं कमी रहती है। तो इस मिट्टी में ज़्यादातर क्या होता है, तो बिल्कुल डेल्टाई जो क्षेत्र होते हैं, जो अपने भारत में गंगा, यमुना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के जो डेल्टाई क्षेत्र होते हैं वहाँ पर सबसे भारी मात्रा में धान की ही फसलें उत्पादित की जाती हैं। तो आइए चलते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं कि इनमें जो अभी तत्वों की बात यहाँ पर की गई, जो तत्व की बात की गई, कौन सी मिट्टी में कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, तो बिल्कुल याद रखना है इन दोनों मिट्टियों में तत्वों की लगभग एक कॉमन बात पाई जाती है कि जैसे यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आप पोटाश की मात्रा बिल्कुल भरपूर होती है, आयरन की मात्रा इसमें भरपूर होती है, ठीक है, यानी लोहे की मात्रा भरपूर होती है, और इसमें
चूना की मात्रा भरपूर होती है, और जिसे हम लोग कहते हैं फास्फोरस की मात्रा भी इसमें भरपूर हो जाती है। परंतु इसमें क्या नहीं होता है, ये होते हैं मगर इसमें नाइट्रोजन जो होता है ये इसमें जो है इसमें नहीं होता है, ये भरपूर होता है, और ये जो नाइट्रोजन होता है ये नहीं, माइनस का मतलब नहीं, ये इसमें न के बराबर पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, ये दोनों हो गई एक जैसी। और इन फसलों में सबसे ज़्यादा चूना जो होता है वो क्या करता है, नमी धारण करने की क्षमता को बढ़ा देता है। यानी कि मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता को कौन सा तत्व बढ़ाता है, तो चूना बढ़ाता है। चूने के साथ साथ आयरन, ये मुख्य कार्य करते हैं। और पोटास का जो काम होता है वो मिट्टी को बिल्कुल से ये क्या करता है, थोड़ा सा भुरभुरा बनाने का काम करता है। इसलिए ये मिट्टी अगर देखी जाए तो खेती करने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ये मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। जो हमारी चक्री खेती की जाती है, तिमाही खेती की जाती हैं, सबसे उपयुक्त जलोढ़ और काली मिट्टी होती है। अब हम लोग चलते हैं इन दोनों मिट्टियों के बारे में देखते हैं। तो इसमें बिल्कुल दोनों मिट्टियों का बिल्कुल एक यहाँ पर पॉइंट बनता है। यहाँ क्या पाया जाता है, टिटैनिफेरस। बिल्कुल टिटैनिफेरस जो होता है ये एक प्रकार का जैविक है, ह्यूमन से पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल हो जाता है। और लैटेराइट, अब प्रश्न आता है कि इस लैटेराइट मिट्टी में कौन सा तत्व ज्यादा होता है, आयरन ऑक्साइड। याद रखेंगे, आयरन ऑक्साइड इसमें ज्यादा होता है, आयरन ऑक्साइड। बिल्कुल जैसा कि अभी आपने देखा कि इसमें टिटैनिफेरस की बहुत मात्रा होती है और इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, परंतु बाकी जो तत्व होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। मगर यहाँ पर हम लोग सबसे भारी तत्वों की बात यहाँ कर रहे हैं। अब बात करेंगे, यहाँ पर कोई तत्व नहीं पाए जाते हैं, ये अनोर होती है, ये जीरो होती है। इसमें केवल सिलिका की मात्रा सबसे भरपूर होती है, और सिलिका जो होती है वो बालू के कण होते हैं, जो कि बड़े कण होते हैं। यही कण यदि छोटे होते हैं तो उनके निर्माण में सहायता मिलती है। अब बात करेंगे हम जो कि अर्धशुष्क प्रक्रिया, इस मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या होते हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड सबसे भारी मात्रा में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, सोडियम क्लोराइड व मैग्नीशियम क्लोराइड के जो लवण होते हैं, यानी कि ये सबसे भारी मात्रा में इसमें उपस्थित होते हैं। पर्वतीय या बनी मिट्टी में क्या पाया जाता है, सबसे मात्रा में ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है, और इसमें भी सबसे भारी मात्रा में ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं कि अपने भारत में ये जो मिट्टियों का एरिया है वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी जलोढ़ मिट्टी की। तो जलोढ़ मिट्टी में यदि हम देखते हैं तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पर पंजाब होता है, ठीक है, यहाँ पर आपका यूपी होता है, यहाँ पर आपका बिहार होता है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल होता है। तो उत्तर के मैदान में ये कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर इसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, याद रखेंगे। अब हम लोग चलते हैं काली मिट्टी। काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो बिल्कुल अब हम लोग देखते हैं काली मिट्टी के बारे में देखते हैं। काली मिट्टी ये गुजरात का काठियावाड़ का एरिया होता है, जो काली मिट्टी का बड़ा क्षेत्र होता है, और उसके बाद यहाँ महाराष्ट्र के दक्कन से लेकर के मध्य प्रदेश, ये गुजरात का ये एरिया ऐसा आता है जो काली मिट्टी के एरिया के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये कौन सी मिट्टी का है, ये काली मिट्टी का एरिया होता है, जो कि कौन कौन से राज्य में फैला है इसको आपने कंप्लीट कर लिया। पंजाब, यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यों में ज्यादातर फैला है। और ये कहाँ पर फैला है, ये बेटा यूपी, और यहाँ MH होता है, महाराष्ट्र होता है, और ये सॉरी यहाँ पर आपका GJ करेंगे, क्या करेंगे, GJ करेंगे, यानी गुजरात करेंगे, धोखा नहीं करेंगे। अब यहाँ पर गुजरात आपका हो जाता है, महाराष्ट्र हो जाता है, और यहाँ पर MP हो जाता है। तो इन क्षेत्र में यदि बात की जाती है तो कर्नाटक के उत्तरी जिलों में तथा छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है, जिसे काली मिट्टी कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी के बारे में जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को मिलता है कि ये मिट्टी सबसे ज़्यादा यहाँ कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, कौन कौन से राज्य में, ये आपका हो जाता है कर्नाटक, यहाँ पर हो जाता है छत्तीस, और ये हो जाता है उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, जैसे कि अभी यहाँ पर चर्चा हुई कि ये उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ध्यान रखेंगे उड़ीसा, ठीक है, ये ठीक है। ये कौन सी मिट्टी हो गई, ये मिट्टी हो गई आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है सबसे ज्यादा, और ये मिट्टी तमिलनाडु राज्य में भी पाई जाती है। अब प्रश्न आता है कि इस मिट्टी का काफी अधिकतर अंश कौन से राज्यों में पाया जाता है,
पूर्वोत्तरी राज्यों में इसका पूर्ण अंश पाया जाता है। 7 सिस्टर राज्यों में इसके अंश पाए जाते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर लैटेराइट मिट्टी। तो एक बात जान लीजिएगा, लाल मिट्टी जहाँ जहाँ पाई जाती है वहाँ वहाँ लैटेराइट मिट्टी उपस्थित है। इसका मतलब होता है आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में भारी मात्रा में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और भारत के पूर्वोत्तरी राज्यों में कौन सी 7 सिस्टर राज्यों में जो है पाई जाती है कौन सी मिट्टी, याद रखेंगे बिल्कुल क्लास के अंत में। जल्दी से देखते हैं ये शुष्क मिट्टी का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा होता है। तो जो शुष्क मिट्टी होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेगिस्तानी मिट्टी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा भाग होता है आरजे, और ये हरियाणा HR आपका होता है, और उसके बाद ये आपका होता है गुजरात। यानी कि ये मिट्टी ऐसी होती है जिसे हम लोग शुष्क मिट्टी के नाम से जानते हैं या रेगिस्तानी मिट्टी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा एरिया कौन सा राज्य है, मगर चौथे नंबर पर यूपी का दक्षिणी कुछ क्षेत्र आ जाता है जो कि ये शुष्क मिट्टी होती है। लवणी मिट्टी जो होती है, लवणी मिट्टी में भी सबसे बड़ा एरिया कौन सा होता है, तो बिल्कुल जान लीजिएगा लवणी मिट्टी का सबसे बड़ा एरिया राजस्थान होता है, फिर गुजरात होता है, फिर हरियाणा होता है, यूपी होता है। तो इनके दोनों में यही राज्य आते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपनी बनी मिट्टी। बनी मिट्टी या तो हिमालयी ढाल में या फिर प्रायद्वीपीय भारत में सबसे भारी मात्रा में पाई जाती है, और यह पूर्वोत्तरी राज्यों में जैसे दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ जहाँ पर हैं वहाँ पर चाय की खेती भी इनकी अधिकतर की जाती है, जबकि दक्षिण भारत में काजू, कहवा एवं जहाँ इलायची की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर भारी मात्रा में जो है हमारी बागानी फसलें की जाती हैं। अब देखते हैं पीट मिट्टी जिसे कहते हैं। तो पीट मिट्टी की यदि हम बात करेंगे तो पीट मिट्टी जो हमारी होती है ये अपने ये देखेंगे यहाँ पर आती है गंगा नदी आती है, यहाँ पर आती है जिसे हम महानदी कहते हैं, ठीक है, और यहाँ आती है जिसे हम गोदावरी कहते हैं, गोदावरी, और उसके बाद आपकी नदी आती है जिसे कृष्णा के नाम से जाना जाता है, और अगला होता है जिसे कावेरी के नाम से जाना जाता है। तो ये जो नदियां होती हैं इन नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है। ये जो नदियां होती हैं इन्हीं के डेल्टाई क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पीट मिट्टी पाई जाती है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।